हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में पैट्रियार्की सिस्टम कंप्लीट किया था। देन आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम फेमिनिज्म जो है उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे और अपनी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। सो बिल्कुल फ़िक्र वाली बात नहीं है, आप लोगों का ये जल्द ही सिलेबस कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जी, बात आती है अब नारीवाद की। तो नारीवाद से सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव सामने आता है, नारियों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए या फिर उनकी सेफ्टी के लिए, उनके राइट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसको बोला जाता है नारीवाद। तो नारीवाद एक बेसिकली ऐसा ग्रुप है जो औरतों के लिए काम करता ही करता है, लेकिन औरतों को उनके राइट्स बताने का काम सबसे पहले करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको आपके राइट्स ही नहीं पता होंगे तो फिर आप किस तरीके से, किस हिसाब से अपना कोई काम कर सकते हो, कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो सेम टू सेम चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई नारीवाद क्या है। नारीवाद एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जो औरतों की शिक्षा के लिए, मीन्स स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लिख सकते हैं आप स्टडी की जगह, और राइट्स के लिए, अधिकार के लिए, उनको उनकी हकीकत ज़िंदगी से वाकिफ़ कराने के लिए, मतलब बताने के लिए कि हाँ, उनकी एक्चुअली में लाइफ कैसी है और लोगों ने कैसी बना रखी है, उस चीज़ के लिए एक समूह है नारीवाद, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल एक ग्रुप माना जाता है। तो नारीवाद जो है बेसिकली वो इस बात को बताते हैं कि भाई, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी और औरत जो है वो दोनों एक समान है। ठीक है, कुदरत ने आदमी और औरत को बनाया और बनाने के बाद उसने ये साबित नहीं करा कि ये पुरुष है, ये महिला है। आपने ये खुद साबित करा है। ऐसी हमारे एक फेमिनिस्ट हैं, सिमोन द बुआ, उनकी एक बुक है द सेकंड सेक्स, और वो बहुत बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक। तो उस बुक के अंदर उन्होंने इस बात को बताया है, उन्होंने कहा है कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं, महिलाएं बनाई जाती हैं। और ये बात बहुत बहुत डीप है कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं, महिलाओं को महिलाएं बनाया जाता है, ना कि वो अपने तरफ से इस चीज़ को लेकर पैदा हुई हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ बेटे बेटियों को इक्वल रखा जाता है, और ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। तो ये चीज़, अब नारीवाद जो है वो तो सब चीज़ें देख कर चलेंगे ना, वो सिर्फ अच्छा अच्छा तो देखेंगे नहीं या बुरा बुरा नहीं देखेंगे, वो सब चीज़ों को इक्वली रखकर बात करेंगे। वो कहेंगे हाँ ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी ठीक है। लेकिन मेन मसला तो यही है कि इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी लोग रखना नहीं चाहते हैं और बनाना भी नहीं चाहते हैं। तो लोगों का एक मेन पर्सपेक्टिव सिर्फ ये निकल कर सामने आता है कि महिला सिर्फ और सिर्फ घर के काम काज के लिए होती है, और पुरुष का बेसिक काम होता है बाहर जाकर पैसे कमाना, और महिला को चार दीवारी में वो सब चीज़ें दे देना जिसकी उसको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर नारीवाद जो है उन्होंने कुछ अपने चरण रखी हैं, स्टेजेस रखी हैं, जिसमें नारीवादियों ने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है हमारे स्टूडेंट, इनको लिखते हुए चलो, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। नारीवाद पे सेपरेट क्वेश्चन अगर आता है, अगर नहीं आता ही आता है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पूरी इस क्लास को आपको बिल्कुल चिपका कर आ जाना, बहुत पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी कट नहीं होंगे। तो नारीवाद का पहला चरण 1960 के दशक का, 1960 से 1970 के दशक का माना जाता है, जिसमें शिक्षा पर फोकस किया गया था। ठीक है, शिक्षा पर फोकस किया गया कि औरतों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों का पढ़ना, अब ये पूछा गया कि औरतों का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है भाई, ये नारीवादियों से पूछा गया। तो नारीवादियों ने ये बताया कि औरत जो है एक घर के साथ बाहर की चीज़ों को भी संभालती है, लेकिन, और उन्होंने बोला कि जैसे क्या, कि वो अपने हस्बैंड की सैलरी को एक बहुत ढंग के तरीके से चलाती है कि जिससे उनकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएं और उनका घर का खर्चा भी पूरा हो जाए और सब कुछ हो जाए। और अगर औरतें शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने रख सकती हैं, वो साथ में काम कर सकती हैं, और उससे जो है डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा, जिससे हमारा देश उन्नत होगा।
ठीक है, जिसमें हमारे देश में इम्प्रूवमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले चरण में 1960 से 1970 के दशक में किस चीज़ पे फोकस किया गया है? शिक्षा। ठीक है, सेकंड स्टेज पर आ जाइए। सेकंड स्टेज के अंदर ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम पीरियड 1980 से 90 तक का माना जाता है। 1980 से 1990 तक के दशक में सबसे ज़्यादा फोकस महिलाओं के राइट्स पर किए गए हैं, स्पेशली वोट देने के अधिकार पर। क्योंकि महिलाओं को अगर हम अमेरिका की बात करें तो कितनी ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी, स्पेशली अमेरिका में महिलाओं की। ठीक है, और इस बेस पे देखा जाता है कि इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जो आज़ाद होने के वक्त से ही महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल लेके चला है। हालांकि आज़ादी के बाद सती प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें आई हैं सामने, लेकिन वोट देने का अधिकार तो महिलाओं को आज़ादी के वक्त से ही मिल गया था। उससे थोड़े से टाइम बाद, थोड़े से टाइम पहले या साथ में, जैसे भी, लेकिन मिल गया था। तो ये चीज़ जो थी अमेरिका में नहीं हुई थी। अमेरिका में कितनी लड़ाई मार के, कितने लोगों की, औरतों के मरने के बाद, सब करने के बाद जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो सेकंड स्टेज के अंदर दूसरे चरण में महिलाओं के वोट देने के अधिकार पर बातचीत रखी गई थी और इसके अंदर उसी चीज़ पर फोकस किया गया था। थर्ड स्टेज 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की मानी जाती है। ठीक है, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की जो ये स्टेज है ना, इसके अंदर शिक्षा पे और महिलाओं के राइट्स पे फोकस किया गया। मतलब जो हमारा फर्स्ट और सेकंड में फोकस किया गया ना, वही सेम चीज़ थर्ड स्टेज में पूरे डिटेल से फोकस की गई कि महिलाओं का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपने आप को, अपने घर को, अपनी हर चीज़ को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नारीवादियों ने बोली कि एक महिला, कहा जाता है कि जब एक बेटा पढ़ता है तो फैमिली का नाम रोशन होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरे ख़ानदान का नाम रोशन होता है, अकॉर्डिंग टू नारीवाद, फेमिनिज्म। तो ये चीज़ कि अब ये पता लगता है, हाँ यार, उस घर की लड़की डॉक्टर है, उसके ख़ानदान वाले भी बोलते हैं, भाई हमारी जो फला की बेटी है वो हमारी ये लगती है, वो भी डॉक्टर है, वो ये है, वो है। तो ये चीज़ देखी जाती है। तो वो अब एक लड़के को इतना नहीं बोला जाता जितना कि लड़की की पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। अच्छी और बुरी दोनों नज़र से फोकस किया जाता है कि भाई लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, एडवांस हो गए हैं। और बहुत सारे जो अच्छे नज़रिए के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि लड़की को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में शिक्षा पे, अब दूसरा हमारा राइट्स पे फोकस किया गया कि महिलाओं को, अगर मैं स्टूडेंट्स, आप अगर कोई लड़की है देखने वाली, मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप में से कितनों को पता है आपके राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, पुलिस के लिए क्या राइट्स हैं, किस चीज़ के लिए क्या राइट्स हैं, आपको खुद नहीं पता, जबकि आप तो एजुकेटेड हैं, थर्ड ईयर में आ गए हैं, बीए के 2 साल गुजारे हैं, इतना तो पता होना चाहिए, लेकिन आपको भी नहीं पता। तो फिर ये सोचो कि जो आपके अनएजुकेटेड पीपल्स पीछे हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको कैसे पता होंगी? उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भैया एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी महिलाओं को जो है वो राइट्स पता लग पाएंगे। एंड फोर्थ स्टेज हमारी आ गई है। फोर्थ स्टेज के अंदर, अगर आपको 12 दिसंबर 2012 की डेट याद हो, 12 दिसंबर थी, 16 दिसंबर सॉरी, और वो डेट थी निर्भया रेप केस की। तो चौथी जो हमारी वेव देखी जाती है, चौथी स्टेज देखी जाती है नारीवादियों का, सबसे ज़्यादा उभरा था एक ग्रुप, वो फोर्थ स्टेज निर्भया रेप केस के बाद था। क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं था, ये इंटरनेशनल कोर्ट तक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक, यूनाइटेड नेशन तक, सब जगह तक पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि ये चीज़ जब वहाँ तक पहुँचा, अब फेमिनिस्ट को तो कूदना ज़रूरी था भैया, वो नहीं होते तो फिर कैसे काम बनता। तो उन लोगों के ही प्रेशराइज से पहले दिल्ली में वो हुआ, फिर पूरे इंडिया में धीरे धीरे, फिर इंडिया से बाहर। तो इस हमारी जो चौथी बारी में फेमिनिस्ट वेव जो सबसे ज़्यादा उभरी थी वो निर्भया रेप केस के बाद उभरी थी। और इस स्टेज को लिखना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेज आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आपके आंसर को डेवलप करने के लिए। ये लिख कर आओगे तो टीचर खुश होगा, कहेगा हाँ बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड था, उसको पता है। क्योंकि नारीवाद की जो फोर्थ वेव है ना स्टूडेंट, किसी को भी नहीं पता, इनफैक्ट बुक्स में लिखी ही नहीं जाती है, लेकिन ये एक्चुअली में है।
ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता पा रही हूँ क्योंकि कुछ लॉ के स्टूडेंट्स को ये कुछ क्या सभी लॉ के स्टूडेंट्स को ये चीज़ पढ़ाई जाती है और ऑब्वियसली बात है मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि आप लोगों को अब इन फ्यूचर आगे थोड़ी नॉलेज भी रहेगी और आपका आंसर भी डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं आगे की, नारीवाद के उपागम। देखो, नारीवाद के उपागम मतलब अप्रोचेस। अब नारीवाद एक तरीके के तो नहीं होते ना, अब आप लोग भी इतनी सारी लड़कियां हों, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। कोई कहेगा कि महिलाओं को आज़ादी दो, कोई कहेगा आज़ादी के साथ पैसा दो, कोई कहेगा आज़ादी के साथ उनको पूरी प्रॉपर्टी दो, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ सेम इसी में नारीवाद भी बोलते हैं। नारीवाद का सबसे पहला उपागम है उदारवादी उपागम। देखो जी, उदारवादी जो हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। जीवन जीने का अधिकार, प्रॉपर्टी संपत्ति रखने का अधिकार एंड राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करते हैं नारीवादी। तो नारीवादी उदारवादी जो हैं, नारीवादी उदारवादी कहते हैं कि वो आप लोग हमारे सबसे पहले राइट्स के साथ साथ इस चीज़ पे फोकस करो कि महिलाओं को ना पहले के टाइम पे जैसे राइट्स तो बहुत दूर, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात, राइट्स भी नहीं मिलती थी। अगर मैं आप लोगों को अमेरिका की ही बात बताऊं तो 1950 और 30 के आसपास के दशक में अमेरिका में महिलाओं के अधिकार पता है क्या थे स्टूडेंट्स? ये थे जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर महिला की किसी की प्रॉपर्टी है तो आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज वो उसके फादर के नाम रहेगी, महिला के नाम रहेगी लड़की के, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम होगी। और वो पति चाहे तो अपने नाम रख सकता है, चाहे तो बच्चों के नाम कर सकता है, चाहे तो बीवी के नाम कर सकता है, लेकिन डिसीजन पति ही लेगा। ठीक है, ये इस चीज़ के बाद दूसरा राइट जो वुमेन्स को था, ये राइट्स है, ये उनके अकॉर्डिंग राइट्स थे। ये दूसरा राइट्स ये था कि औरत चाहे मरे कुटे पिटे कुछ भी हो, जान से मर जाए, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं ले सकती है। अगर वो मर जाती है तो हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स का नाम भी नहीं निकाल सकती है मुंह से, चाहे वो कितना ही कुछ भी सहन करती रही है। ठीक है, तो ये भी राइट्स था। उसके अलावा और भी तरीके के राइट्स थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उदारवादी जो अप्रोच है, उदारवादी उपागम है, वो कहते हैं कि भैया बड़ी मेहरबानी होगी आप औरतों को जीवन जीने के अधिकार दो, क्योंकि ये एक तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं हुआ, आप उनसे ज़बरदस्ती जीवा रहे हो उनको कि आप हमारे लिए जियोगी, उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उनको आज़ादी दो, राइट टू लाइफ के साथ राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई औरत जो है अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकती है। चलो ठीक है, तुम वैसे नहीं जाने दे रहे अपने हस्बैंड के साथ ही सही, लेकिन उसको जाने तो दो। उसको तो 4 दीवारी से निकलने की ही परमिशन नहीं थी। मतलब बिल्कुल जैसे कभी कभी आपने सीरियल्स में देखा होगा, कुछ देखा होगा कि शादी होने के बाद, आज भी ऐसे बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं स्टूडेंट, ये नहीं कि मैं पुरानी बात कर रही हूँ, कि शादी होने के बाद क्या होता है, औरत को बोल दिया जाता है कि तेरी डोली घर से उठ चुकी है, लेकिन तो अगर मरेगी तो वहीं से तू वापसी नहीं आ सकती। मीन्स सीधी बात यहाँ पर आती है, डाइवोर्स लेकर वापसी नहीं आ सकती है, तू जिएगी वहीं पे, मरेगी वहीं पे, ये वाली चीज़ बोली जाती है। ठीक है, तो मतलब ये छोटे इलाकों में, गाँव जैसे इन कस्बों में, इन सब जगहों पर होता है। तो उदारवादी उपागम बेसिकली राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी पे फोकस करते हैं। ओके, होप सो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है आपका मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी से सीधी बात निकल कर आती है पूंजी, पैसा। देखो, पैसे जो हैं किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं भाई, मुझे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, मार्क्सवादी कहते हैं कि किस खुशी में आपने महिलाओं को पीछे कर रखा है। देखो, मार्क्सवादी तो है सीधे सीधे मतलबी लोग, वो कहते हैं उनका बस चले तो पैदा हुए बच्चे को भी काम पर लगा देगी, पैसा कमा कर लिया है। तो ये कहते हैं कि अगर महिलाएं काम करेंगी तो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, हमारी चीज़ें उभरेंगी, हमारे देश का नाम रोशन होगा, ये होगा वो होगा। तो ये भी बेसिक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में ही हुई थी। वहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो तो महिलाओं को जब अधिकार मिले थे, जब आर्थिक मंदी हुई थी, तो आर्थिक मंदी के बाद ही महिलाओं ने काम करना शुरू करा था। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में, सब जगह पे, जिससे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। तो अकेले आदमी रहकर काम नहीं कर सकते हैं। अगर 50 आदमी कर रहे हो, उसमें 10 महिलाओं को और जोड़ दिया जाए तो 60 लोग मिलकर काम करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वाली चीज़। तो मार्क्सवादी उपागम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। फिर आते हैं हमारे समाजवादी उपागम। समाजवादी कहते हैं समाज और समाज।
इनका ये मानना है कि महिलाओं को समाज के साथ जीना चाहिए, महिलाओं को समाज के साथ ही अपने हर कदम आगे बढ़ाने चाहिए कि क्या चीज़ कितना डेवलप हो रही है वो चीज़ उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर हम आपके पेरेंट्स को भी नहीं, चलो दादा दादी को ले लें, ठीक है, उनसे पहले के लोगों को, तो उन लोगों को आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पता, उनके टाइम पे ये सब नहीं था। ठीक है, अब वो लोग ये बोलते हैं एग्जाम्पल देकर, मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, कि विमेंस को इतनी समाज के अंदर घुल मिलकर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी को पता होता है। उसके बाद है हमारे उग्र उपागम। देखो भाई, रेडिकल्स जो हैं सीधी सीधी बात कहते हैं कि जो हमारे ये तीनों है ना, उदारवादी और मार्क्सवादी और हमारे समाजवादी, उग्रवादी कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमें दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम, हाँ वही हो गई लिबर्टी। उसके अलावा राइट टू अर्निंग का है, या फिर और भी चीज़ें हैं, और भी तरीके की चीज़ें, जैसे समाजवादी हैं और भी सारी चीज़ें जो मांगते हैं। उग्रवादी कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मिलाकर दे दो, बस हम इसमें खुश हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं इको फेमिनिज्म, पर्यावरण उपागम। पर्यावरण उपागम का डायरेक्ट बात जाती है सेम टू सेम उनकी समाजवादी जैसी ही बात है कि समाज में जो चल रहा है, पर्यावरण में जो चल रहा है, वो विमेंस को पता होना चाहिए। ठीक है, आज ऐसे बहुत सारी विमेन एडवोकेट हैं, विमेन जज हैं, जो पर्यावरण के जो केसेस होते हैं उनको हैंडल करती हैं, क्योंकि पर्यावरण के केसेस हर एक लॉयर को तो नहीं दिए जाते हैं ना, लॉयर्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके उसको केस को लड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो वाली चीज़, अब बहुत सारी औरतें भी हैं जो उन केसेस को लड़ती हैं और जीतती भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जीतती हैं। तो वही वाली चीज़ को हमारे पर्यावरण उपागम जो हैं वो ये कहते हैं कि औरतों को पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें, इको से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इको के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, खाना पीना, सब कुछ आ जाता है। तो उनका कहने का मकसद यही है कि औरतों को डायरेक्ट बात घूम कर आ गई है कि शिक्षित करो, पढ़ाओ, एजुकेटेड करो, ताकि उनको पर्यावरण के बारे में, इको के बारे में पता लगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या चल रहा है और क्या होगा। ओके स्टूडेंट, होप सो कि ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया हो। नारीवाद पे सेपरेट क्वेश्चन आता है या फिर आपका फेमिनिस्ट का और पैट्रियार्की का मिलाकर आता है, तब भी आपको यही लिखना है, और नारीवाद का आता है तब भी आपको यही लिखना है। इसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं करनी। हाँ, कोई और टॉपिक आपके पास है तो ऐड कर लो, लेकिन इसमें से कम मत करना। सो अब बात आती है निष्कर्ष की। तो जो आप लोगों ने लिखा है सारा, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा उतार के निष्कर्ष में लिख दो। दैट्स इट, आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो गया है। हाँ, लास्ट में थोड़ा बहुत अपने पर्सपेक्टिव दे देना कि भाई फेमिनिस्ट को डेवलप्ड होना चाहिए, औरतों को राइट्स देने चाहिए, बहुत जगहों पे औरतों को राइट्स नहीं दिए गए हैं आज भी। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा बहुत और लिख देना, पता लग जाएगा टीचर को कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, सो अब आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है जेंडर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसमें आपको विमेन पार्टिसिपेशन कॉनोग्राफ में ये पढ़ना है, आइकोनोग्राफ। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमें बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें विमेंस की क्या भागीदारी थी वो पढ़नी है। दैट्स इट। सो अगर आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।